हेलो। ये वाला वीडियो हम लोग बना रहे हैं ग्रेविटेशन के ऊपर। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ये हम लोग अभी स्टैंडर्ड 9th सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से बना रहे हैं। तो जिसमें हम लोग अभी इसके अंडर ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ से शुरू करेंगे और उसके बाद वो पूरा ग्रेविटेशन का जो पार्ट रहेगा पढ़ना वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे thrust and pressure followed by liquid pressure and finally हम लोग यहाँ पे डील करेंगे विथ लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्लोटेशन के बारे में, जिसमें हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ेंगे। सो ये सारे हमको कवर करने हैं इस ग्रेविटेशन। ये स्टैंडर्ड 9th सिलेबस सीबीएसई का जो है उसी के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग डील करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ के साथ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको ये बताता है कि अगर हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, इफ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे जिनके मासेस हैं m1 एंड m2 एंड उनका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन उनके अंदर जो है वो r हम लोग मेंटेन करते हैं, देन एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग ये बोलते हैं कि द फोर्स दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन देम, दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दोनों मासेस के प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है and also it is inversely proportional to the square of the distance separating those two masses. Now इन सब को अगर हम लोग एक साथ लिखें, so F is directly proportional to both the product of the masses as well as inversely proportional to the square of the distance separating the two masses। तो जो भी distance है वो separation का उसके ऊपर inversely proportional उसके square के ऊपर है। तो उसके बाद हम लोग इसमें एक कांस्टेंट डालेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो कि है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज डिनोटेड बाय द कैपिटल जी। और कैपिटल जी टाइम्स ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, वो एज इट इज रहेगा। ये कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू अगर डिटरमाइन किया जाए तो ये आता है 6.67 टाइम्स ऑफ 10 रेज टू द पावर माइनस 11। और अगर यूनिट देखा जाए तो यूनिट हम लोग यहाँ से ही निकाल सकते हैं, क्योंकि फोर्स का यूनिट है न्यूटन और यहाँ पे न्यूटन के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो आर स्क्वायर नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, न्यूटन के साथ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये मासेस जो दो है मल्टीप्लाई हुए हैं, केजी और केजी दोनों का मल्टीप्लिकेशन केजी स्क्वायर्ड हो जाएगा। सो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो यूनिट आएगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर्ड आएगा। सो दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड केजी रेज़्ड टू द पावर -2। नाउ ये वैल्यू एक्चुअली याद करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। मैं इसको हमेशा ऐसे ही याद कर रखता हूँ कि दिस इज़ ऑलमोस्ट 20/3। 20/3 हो जाने से क्या होता है कि कैलकुलेशन और डेसिमल में मल्टीप्लाई ये वो सब करना नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 20/3। जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो थोड़ा अच्छा नंबर आएगा, उसीलिए मैंने ये वाला मेंटेन किया है हमेशा। ओके, ना ये जो वैल्यू आता है इसके ऊपर बेस्ड करके हम लोगों का कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसी के ऊपर बेस्ड करके होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि सपोज हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कि एक एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, सपोज हम लोग बोलेंगे कि 1 kg है। सो ऑब्जेक्ट का एक मास हम लोग पकड़ लेते हैं यहाँ पे, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1 kg एंड दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा पूरा अर्थ ही हम लोग कंसिडर कर देते हैं, वो एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो अर्थ का मास यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो दैट इज ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ऑफ 10 रेज टू द पावर 24 kgs, बहुत ही ज़्यादा है। और ये जो दोनों मासेस हैं इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अर्थ इसको कितना ग्रेविटी में पुल करेगा, कितना फोर्स से। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हम लोग डालेंगे, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हम लोग अर्थ का रेडियस ही डाल देंगे, विच इज 6400 किलोमीटर्स, विच गोज टू 6.4 टाइम्स ऑफ 10 रेज टू द पावर 6 मीटर्स। ये होता है इसका मीटर में रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का अगर हम लोग देखें यहाँ पर अर्थ है
अर्थ के ऊपर एक छोटा सा ये मास है जो कि हम लोग कंसिडर करें 1 kg का, और उनके सेंटर के बीच डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन नथिंग बट ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, सो क्योंकि वो 1 kg वाला मास का वो सेंटर जो डिस्टेंस है ग्राउंड से वो नेग्लिजिबली होगा, तो ऑलमोस्ट वी विल बी कंसिडरिंग द रेडियस ऑफ द अर्थ इटसेल्फ। तो यहाँ पे हम लोग अगर फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट करने जाएं, देन वी विल बी यूजिंग द सेम फॉर्मूला जिसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पहले हम डालेंगे 6.67। इसको मैंने जैसे बोला कि 20/3 मुझे डालने में ईजी होता है, आपको अगर 6.667 ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो भी कर सकते हैं। 10⁻⁻11 एंड m1 m2 जो है वो ये वाला वैल्यू जो हम लोगों ने लिखा है m1, दैट इज द मास ऑफ द अर्थ, 6 पॉइंट नॉट -24, 6 टाइम्स ऑफ 10⁻24 टाइम्स ऑफ 1 kg विच इज द अदर मास जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ डाल रहा होगा, और यहाँ पे 6.4 टाइम्स ऑफ 10⁻6 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सो ये सब करने से ये फाइनली इसका वैल्यू जो होता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 9.77 या फिर 9.8 न्यूटन आ जाता है। ये ज़रा फेमिलियर साउंड करेगा 9.8 नंबर, जो कि हम लोग ग्रेजुअली भी पढ़ने वाले हैं इसके बाद। उसी के बेसिस पे ही ये एग्जांपल मैंने दिया था, क्योंकि ये एसेंशियल बन जाता है कि अर्थ एक 1 kg मास के ऊपर अगर इतना फोर्स डालता है तो एक 20 kg मास के ऊपर कितना फोर्स डालेगा, 9.8 टाइम्स ऑफ 20 हो जाएगा। तो इसी से पता चलता है कि ये 9.8 वैल्यू जो है, जो फोर्स का वैल्यू है, फोर्स 1 kg के बॉडी के ऊपर था, विच इज द मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, बिकॉज फोर्स इज मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन एज पर न्यूटन्स सेकंड लॉ, जो सेकंड लॉ से जो बनता है। सो 1 kg मास का इसका मतलब एक्सेलरेशन जो उसका हो रहा है, वो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू हम लोग 9.8 ही लेते हैं, 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सो दैट वाज द रीजन व्हाई मैंने ये प्रॉब्लम से स्टार्ट किया। तो उसके बाद और एक चीज़ है, अगर मतलब हम जनरली ले लें कि दो मासेस दिए गए हैं, सपोज 10 kg के मास और 20 kg के मास, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ लेट अस से दैट 20 kg और 30 kg। मैं पर्पस की वजह से ले रहा हूँ 30 kg। और उनके उनके बीच डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन सपोज 20 मीटर्स है, तो उसके अंदर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि फोर्स का वैल्यू अगेन हम लोग वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, जी का वैल्यू मैं अगेन 20/3 ले रहा हूँ। एज आई सेड यू कैन चूज दैट 6.67 बट इट्स ऑल द सेम थिंग। तो पहला वाला मास 10, उसके बाद 30, उसके बाद नीचे आ जाता है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 20 का स्क्वायर, तो 20 × 20 में लिख देता हूँ, ईजी रहेगा मेरे लिए। तो अभी पता चल जाएगा कि ये 20 से कैंसिल हो रहा है, ये 30 से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर 10 रह रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर 10 टाइम्स ऑफ 10 जो कि 100 हो रहा है, 100/20 ऑलमोस्ट 5 आएगा, 5 टाइम्स ऑफ 10⁻⁻11 न्यूटन। वैल्यू जो है देखो यहाँ पे, अगर हम लोग अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें ये दोनों सम्स हम लोग देखेंगे, ये वाले सम में और ये वाले सम में देखो फोर्स का वैल्यू कैसा आ रहा है। देखो 1 kg के मास के ऊपर अर्थ जो है वो 9.8 न्यूटन का फोर्स डाल रहा है, विच इज ऑलमोस्ट अ फाइनाइट वैल्यू, जो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ एक कंसिडरेबल वैल्यू है। बट व्हाट अबाउट दिस वन, ये वाला वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे 20 और 30 kg, तो 20 और 10 और 30 kg, तो 10 और 30 kg वैसे भी एक सब्सटेंशियल मास होता है। हम लोग वैसे भी यहाँ पे 10 की जगह 50 भी ले सकते हैं, 30 की जगह 100 भी ले सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा मतलब एक दो ज़ीरोस बढ़ेंगे, एक दो ज़ीरोस बढ़ेंगे तो यहाँ पर माइनस में एक दो ज़ीरोस घटेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻9 -10 ऐसा ही रहेगा। तो ये भी बहुत ही कम वैल्यू है 10⁻11। तो इसका मतलब इन दो मासेस के बीच जो फोर्स रह रहा है वो कंसिडरेबली लो रह रहा है। सो फ्रॉम दैट व्हाट वी कैन सी इज दैट ये जब ग्रेविटी जितना पुल करता है, बिकॉज अर्थ का मास इतना ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत एसेंशियल हो जाता है अर्थ का मास। तो जो मैसिव बॉडीज होते हैं उन्हीं के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स रह रहा है, पर मैसिव बॉडीज में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काफ़ी सब्सटैंशियल दिखाई देता है, काफ़ी मतलब उसका उसका जो इफेक्ट इम्पैक्ट रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, एज अपोज टू दी अदर ऑब्जेक्ट्स जो लाइटर मासेस हैं। वैसे 10 kg 30 kg अगेन 100 kg 50 kg दे आर नॉट लाइटर मासेस इन आवर टर्म्स, हम लोगों के हिसाब से। पर देखा जाए तो उन लोगों के बीच, वो जो मासेस के बीच
फोर्स बहुत ही कम रहता है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट व्हिच इज 10 रेज टू द पावर माइनस 11. सो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली अगर देखा जाए तो आई कैन टेल दिस स्टेटमेंट नाउ, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखो बहुत ही कम आ रहा है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स एज अपोज टू द अदर फोर्सेस इट्स वेरी वीक. ओके, ये जो है ये उसके प्रॉपर्टी में चला जाता है, वीकेस्ट फोर्स. और एक प्रॉपर्टी भी है जो उसका यूनिक प्रॉपर्टी है कि इट इज द ओनली फोर्स विच इज अट्रैक्टिव इन नेचर. तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर, क्योंकि दो बॉडीज जिसके जो भी अपने आप फोर्स डाल रहे हैं दूसरे बॉडी पे, वो अट्रैक्ट ही कर रहे हैं. तो इवेंचुअली दिस फोर्स दैट वी आर सीइंग, दैट इज 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11, ये बहुत वीक है, पर ये अट्रैक्टिव है. ग्रेजुअली दे आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड. बस जैसे कि बोलते हैं कि अगर स्पेस में सपोज हम लोग दो बॉडीज फ्लोट करते हुए रख दें, स्पेस में माइक्रो ग्रेविटी चलता है, तो वहाँ पे अगर हम लोग दो बॉडीज रख देते हैं तो इवेंचुअली दे विल कम क्लोजर टू वन अनदर. मतलब कंसिडरेबल डिस्टेंस में थोड़ा बहुत पास पास रहते हैं, तो इवेंचुअली दे विल कम क्लोजर टू वन अनदर, एंड ग्रेजुअली अगर वैसे छोड़ दिया जाए तो वो नियरेस्ट स्टार के पास ही चले जाएंगे. दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्टार बिकॉज द स्टार इज द मैसिव ऑब्जेक्ट इन दैट. The nearest star will be the massive object, most massive. So ऐसे ही रहता है. तो अट्रैक्ट ही करता है हमेशा, एज अपोज टू द रिपल्सिव केसेस दैट इज ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ क्या मतलब मैग्नेटिज्म में हो जहाँ पर रिपल्शन होता है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हो जहाँ पर चार्जेस लाइक चार्जेस ऑल्सो रिपेल ईच अदर, एंड लाइक पोल्स ऑल्सो रिपेल ईच अदर इन मैग्नेटिज्म. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स भी देखते हैं, रिपल्सिव फोर्स भी देखते हैं, बट ग्रेविटेशन में हम लोग खाली अट्रैक्टिव फोर्स ही देखेंगे. इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर. एंड उसके बाद और एक चीज़ है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है. कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है. जो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी वर्क करेगा, ओके, इट विल डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट. तो पकड़ लो मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट यहाँ तक पुल हो रहा है, इट वोंट डिपेंड ऑन द पाथ, इट विल ओनली डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट. ये ऐसे जाकर ऐसे जाए या फिर ऐसे जाकर ऐसे जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट जो सीधा लाइन में हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, सीधे लाइन के ऊपर ही डिपेंड करता है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ दैट हैज बीन टेकन. इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, और अगर मतलब क्लोज्ड पाथ में ले जाए, मतलब यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह गया और दूसरे जगह से फिर से पहले जगह पे चला गया, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली जीरो ही हो जाता है. तो जीरो डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पर ये क्लोज्ड पाथ हो गया, और क्लोज्ड पाथ में वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. तो ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अगेन अ कंजर्वेटिव फोर्स. अभी और एक बात जो आती है सामने, कि हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं. दो ऑब्जेक्ट्स को जब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ये इसका मास सपोज m1 है, इसका मास सपोज m2 है, और इनके बीच डिस्टेंस तो r ही है. फोर्स हम लोग जब बोल रहे हैं कि इज इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड, ये फोर्स कौन किसके ऊपर डाल रहा है? ये जो फोर्स है, ये पहला बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स डाल रहा है, दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी के ऊपर उतना ही अट्रैक्टिव फोर्स डालेगा. मतलब ये इसको जितने फोर्स में अट्रैक्ट करेगा, दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी को उसी फोर्स में अट्रैक्ट करेगा. तो ये जो दो फोर्सेस हैं, फोर्स ऑफ द बॉडी, force on 2 due to 1 will be equal to force on the body 1 due to the body 2, and ये दोनों equal हैं, opposite हैं. So these constitute the action and the reaction forces because they are acting in opposite directions. क्योंकि ये अगर उसको एक डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये उसको दूसरी डायरेक्शन में अपनी ओर खींचेगा. तो दीज कॉन्स्टिट्यूट द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस. ये जितना फोर्स उसमें डालेगा, वो उतना फोर्स पहले में डालेगा, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में डालेगा. सो दे आर इक्वल बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन. सो वेक्टोरियली हम लोग यहाँ पर एक माइनस साइन डाल देते हैं विच रिप्रेजेंट्स द ऑपोजिट डायरेक्शन केस. और उसके बाद हम लोग अगर देखें कि जो दो बॉडीज के
जो भी इंटरेक्शन हो रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक दूसरे पर डाल रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट है अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी थर्ड बॉडी। तो अगर हम लोग एक आध ज्यादा बॉडीज ले लें, तो सपोज देयर इज अ थर्ड बॉडी ओवर हियर, तो ये इसका मास सपोज पकड़ लो m3 है, ये m1 है, ये m2 है, ठीक है। नाउ ये इन लोगों के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है या दूसरा बॉडी फर्स्ट बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी है, दे आर कंप्लीटली द फोर्स दैट इज इन्वॉल्व्ड बिटवीन देम, दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द थर्ड बॉडी। अभी जब मैं सेकेंड और थर्ड बॉडी के बीच कंसिडर करूं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसके उस टाइम में मैं इन्हीं को इन्वॉल्व करूंगा, ये वाला इंडिपेंडेंट रहेगा। मतलब इसका कुछ हम लोग उसका इन्फ्लुएंस, इन दोनों के बीच जो फोर्स हो रहा है, इन दोनों के बीच जो फोर्स को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। अगेन इन द सेम वे अगर हम देखें कि m1 और m3 के बीच जब फोर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो m1 और m3 के बीच जब फोर्स जो भी होगा, दैट इज जी m1 m3 डिवाइडेड बाय जो भी उनका डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, उसमें अगर हम लोग अगेन m2 को कंसिडर नहीं करेंगे, so these forces which is involving two bodies, जो भी दो बॉडीज हैं, उन दो बॉडीज के बीच ही फोर्स का कंसिडरेशन जाएगा। वेक्टोरियली फाइनली हम लोग एक बॉडी के ऊपर दोनों बॉडी क्या क्या फोर्सेस डाल रहे हैं, उसके ऊपर वेक्टोरियली हम लोग उसको निकाल सकते हैं, जो कि वेक्टर्स में हम लोग डील करते रहते हैं इन द 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स। तो वो वेक्टर्स में डिटेल वेक्टर एडिशन हम लोग पढ़ते हैं उसमें, तो वो अलग बात है। पर एज ऑफ नाउ हम लोग इतना ही जान सकते हैं कि ये दोनों के बीच, दो बॉडीज के बीच जो भी फोर्स होगा, वो थर्ड बॉडी उनके बीच के फोर्स को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। थर्ड बॉडी does not or cannot influence the force between the given two bodies। जैसे कि हम लोग वो टू बॉडीज हम लोग ही चूज करते हैं कि 1 और 3 हो, या 1 और 2 हो, या 2 और 3 हो। तो ये जो दो बॉडीज हैं वो हम लोग चूज करते हैं, बाकी वो जो तीसरा बॉडी है, दैट इज द थर्ड बॉडी, एंड दैट हैज नथिंग टू डू विद इट। जब तीसरा बॉडी काउंट होगा इस उसका फोर्स इन दोनों के बीच, तो वो अलग बात है, वो उसका सेपरेटली हम लोग चीजें देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मतलब फाइनली और एक प्रॉपर्टी पे बैठता है कि अगर हम लोग देखते हैं कि अ, ये एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, या दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जो अट्रैक्शन है, ये ऑलवेज, बिकॉज दिस इज अट्रैक्टिंग, द फर्स्ट बॉडी इज अट्रैक्टिंग द सेकेंड वन, एंड द सेकेंड वन इज अट्रैक्टिंग द फर्स्ट वन, इनके बीच एक सेंटर ऑफ मास जरूर होगा। सेंटर ऑफ मास अगेन हम लोग अगर आपको नहीं पता है, तो we'll be discussing that in some other way or in some other video. I have probably made a video on center of mass, so you can check that in the playlist. तो अगर सेंटर ऑफ मास जो है, इसका मतलब ये फोर्स एक दूसरे पर डाल रहा है सेंटर ऑफ मास की ओर, दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी के ऊपर सेंटर ऑफ मास की ओर ही फोर्स डाल रहा है, तो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है। दोनों, दे विल बी एक्टेड अपॉन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब इससे पहले हम लोग एक बार डिस्कशन कर चुके हैं इसी वीडियो में कि ये जो जो भी अर्थ जो पुल करता है एक ऑब्जेक्ट को, तो दिस इज द अर्थ, और अर्थ एक ऑब्जेक्ट को पुल करता है विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट का मास हम लोग 1 kg लेते हैं, तो वो पुल करता है विद फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन, and that is equal to mass times of acceleration। mass है 1 kg, and acceleration यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला is the acceleration due to gravity। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो 1 kg यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 1 kg अगर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा नीचे, तो 1 kg न्यूटन मतलब kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो
g, the value of acceleration due to gravity g is 9.8 meters per second square। तो ये हमने कुछ समय पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो ये जो acceleration due to gravity है, that is the acceleration with which a body is pulled towards the center of the earth। ऑब्वियसली सेंटर को तो नहीं जा पाएगा, ग्राउंड में ही रहेगा ऑन द सरफेस, बट इसी एक्सेलरेशन से एक बॉडी को पुल किया जाता है। सो अगर बॉडी का मास अभी मैं इंक्रीज कर दूं टू मास सपोज से 50 केजीज, तो 50 केजी वाले मास को एक जो पुल करेगा अर्थ, तो वो है फोर्स ऑन द मास ऑफ 50 केजी ड्यू टू अर्थ will be equal to 50 times of the force with which it was pulled by the 50 times of the mass with which the 1 kg mass was pulled। So 50 times of 1 kg वाला मास के ऊपर फोर्स जो था 9.8 न्यूटन था, तो 50 times of 9.8 हो जाता है, that approximately is equal to 49, actually हाँ 490 आ जाता है। तो 490 न्यूटन is the force with which it is pulling the object, the earth is pulling the object। तो यहाँ पे again this is the mass, this is the acceleration, right? and वो जो ये जो फोर्स है, ये डिटरमाइन करता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो द वेट इज नथिंग बट द फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन दैट ऑब्जेक्ट। बाकी ऑब्जेक्ट का मास कितना हुआ? ऑब्जेक्ट का मास है 50 केजीज। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास जो होता है वो मैटर कितना उसमें कंटेन्ड है एक ऑब्जेक्ट में, वो समझाता है, और वेट जो है वो समझाता है कि एक मास को कितने जोर से पुल किया जाता है बाय द अर्थ। वेट हम लोग अर्थ पे ही निकालते हैं अगर, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ हम लोग ये वाला बोलते हैं। तो अगर वैसे हम लोग देखें कि मून में अगर वेट हम लोग कैलकुलेट करें, तो मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मून का, वो अर्थ का 1/6 है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ जो होता है उसका 1/6 है मून में। तो अगर वही 50 केजी वाला मास अगर मून में रखा जाए, तो उसका वेट वहां पे डिफरेंट आएगा। तो उसका वेट वहां पर कितना आएगा? उसका वेट आएगा 490, जो वेट अर्थ पे है 490 का 6 डिवाइड हो जाएगा उसमें, सो अप्रोक्सीमेटली 80 ऑड आएगा। ठीक है, टू बी प्रिसाइज हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो ये वाला 8 आएगा, और 10 उसमें 1, और ये 0.67, अप्रोक्सीमेटली 81.7 न्यूटन के आसपास आएगा। सो इट रिड्यूसेस टू 1/6 ऑफ द वैल्यू दैट इज दैट वी ऑब्टेन इन केस ऑफ अर्थ। तो ये है वेट ऑन द ऑफ द 50 केजी मास ऑन द मून। तो इसी हिसाब से हम लोग अप्रोच करते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स जो कि ग्रेविटेशन के साथ डील करते हैं। अभी तक के लिए जो हम लोगों ने पढ़ा है, कुछ ग्रेविटेशन का न्यूटन्स लॉ हमने पढ़ा, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हमने डील किए, और फाइनली हम लोगों ने वेट और मास के बीच हम लोगों ने डिफरेंस देखा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हमने डिटरमाइन किया जो कि अर्थ का है, और फाइनली हमने अर्थ और मून का भी ग्रेविटेशन के साथ हम लोगों ने कंपैरिजन किया। ये कुछ समराइज्ड फॉर्म में मैंने ये प्रोसीड किया है। उसके बाद बाकी के जो पोर्शंस हैं इस ग्रेविटेशन में, जैसे कि मैंने पहले भी हाईलाइट कर दिया था जो पहले ही पेज में, जो कि हम लोगों का रहता है कि ग्रेविटेशन में ये सब चीज़ें ख़त्म होने के बाद हम लोग थ्रस्ट एंड प्रेशर में जाएंगे, उसके बाद लिक्विड प्रेशर और फ्लोटेशन। तो ये सब हम लोग ग्रेजुअली एक एक वीडियो में ऐड करता रहूँगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।